हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी 12th क्लास की जो मेन बुक है, जो इसी साल नए सिलेबस में ऐड हुई है। उसका नाम है फ्लेमिंगो और उसका हम फर्स्ट चैप्टर आज शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। और इसको किसने लिखा बच्चों? इसके ऑथर का नाम है अल्फोंसो डाउडेट। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और इस कहानी में कौन सी चीज़ बताई जाती है, तो इसको हम जानते हैं। और उसके बाद हम हमारा पहला भाग, इस लेसन का पहला पार्ट आज शुरू करेंगे। तो बच्चों, इसको हमने दो भागों में बांटा है इस लेसन को। तो पहले लेसन के लिए सबसे पहले हम आपको इस लेसन की समरी बता देते हैं कि इस लेसन में, इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है। तो बच्चों, ये एक ऐसे समय की कहानी है जब फ्रांस के बीच में और पर्सिया के बीच में, जिसको प्रसा कहा जाता है, तो फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध होता है और उसमें प्रसा के द्वारा यानी कि बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस को हरा दिया जाता है, डिफीट कर दिया जाता है। तो बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि फ्रांस के दो जिले अल्सेस और लॉरेन, उनके ऊपर प्रसा का अधिकार हो जाता है। तो वहां पे अधिकार होने के बाद में उनकी स्थितियों में, उन शहरों की स्थितियों में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, तो ये लेखक ने एक बच्चे के माध्यम से बताया है कि बच्चे यानी कि स्कूल के जीवन पे क्या परिवर्तन आता है, ये एक बच्चे के माध्यम से बताया है। जिस प्रकार से वो बच्चा स्कूल जाता था, पहले वो बहुत मस्ती करता था, लेकिन जब वो स्कूल गया तो वहां पे उसको बिल्कुल वातावरण चेंज नजर आया, सारी जगह शांति थी। और इवन उनकी क्लास में गांव के बूढ़े लोग भी बैठे हुए थे, उसको ये बात समझ में नहीं आई। और जब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो उसको पता चलता है कि कल से हमारी स्कूल के अंदर हमको जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, न कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और इसी के चलते जो उनके टीचर है वो अपना लास्ट लेसन उस समय पढ़ा रहे थे, इसीलिए इस लेसन का नाम लास्ट लेसन रखा गया है। और बच्चे, जो सारे बच्चे वहां पे बैठे हुए थे, वो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे और सबको अपने मन के अंदर दुख का अनुभव हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी जो मातृभाषा है, उस मातृभाषा की जगह उनको कोई विदेशी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी या उनके जो सारी जो पढ़ाई है वो उस माध्यम से होगी। तो बच्चों, इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शुरू करना पड़ेगा हमारे इस लेसन का पार्ट 1। Are you ready, students? Okay. We are going to start our first lesson of class 12th. That book name is Flamingo, and it is the according to new syllabus. तो बच्चों, आइए हम जानते हैं इस लेसन के, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और ये हमारा 12th क्लास का फर्स्ट लेसन है। तो ऑथर के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके ऑथर कौन है। इसके ऑथर है अल्फोंस डाउडेट। तो बच्चों, चलते हैं हम आगे इससे। अल्फोंस डाउडेट 1842-1897 वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो अल्फोंस डाउडेट है वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, यानी कि फ्रांसीसी उपन्यासकार थे, और वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870 to 1871। ये जो कहानी है बच्चों, ये जो लेसन है ये किसके बारे में है? ये है एक फ्रांस और प्रशा, जो पर्शियन स्टेट था, उसके बीच में जो वॉर हुआ था 1870 से 1871 में, उन दिनों की बात है ये। इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। तो इसमें क्या हुआ बच्चों? फ्रांस जो है वो प्रसा के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, डिफीट कर दिया जाता है, और उसका नेतृत्व जो है वो करता है बिस्मार्क। पर्शियन देन consisted of what now are the nation of Germany, Poland and part of Austria। तो उस समय जो ये पर्शियन स्टेट था, ये जो अभी की बात करें अपन, तो अभी किन किन देशों से मिलकर बना हुआ था? वो था जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा था जो इसमें शामिल था, जो अभी वर्तमान में ये 3 देशों में बटा हुआ है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। तो उन दिनों बच्चों इस स्टोरी के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं फ्रांस के, वो है एल्सेस एंड लॉरेन। तो ये क्या हुआ? पर्शिया के अधिकार में चले गए, पास्ड इनटू पर्शियन हैंड।
जो पर्शियंस जो उन्होंने युद्ध जीता था, तो उनके क्षेत्र में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो हम उस घटना का वर्णन कर रहे हैं कि उस घटना का जो युद्ध वहाँ पे हुआ था और उसका हिस्सा जो ये 2 जिले उनके अधिकार में चले गए थे, तो उनका उनके स्कूल के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, लाइफ एट स्कूल, उनका जो स्कूल का जीवन था। तो यहाँ पे एक ये कहानी एक ऐसे बच्चे के द्वारा कही गई है जो एक स्कूल में पढ़ता था और उस स्कूल में उस युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन, और हमारा लेसन अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बच्चों। ओके, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। देखिए बच्चों, ये एक स्टूडेंट है जिसके द्वारा नरेटर ने ये कहानी कही है, और आप इसको नरेटर ही समझ सकते हैं क्योंकि उसने यहाँ पे क्या बोला, आई स्टार्टेड। वो स्वयं अपने बारे में वर्णन कर रहा है, मैंने स्टार्ट किया स्कूल वेरी लेट। उस दिन मैं स्कूल में से रवाना जो हुआ था वो काफ़ी देर से हुआ था, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। And was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles. तो बच्चों वहाँ पे मुझे जो मैं देरी से हुआ था, तो मुझे क्या हुआ था, डर लग रहा था। किस बात से, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है इन ग्रेट डेड ऑफ। इन ग्रेट डेड का मतलब होता है अत्यधिक डर लगना, बहुत भयभीत होना। ए स्कोल्डिंग, और स्कोल्डिंग किसे कहते हैं बच्चों, फटकार, डांट। मैं डांट से डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल, यहाँ पे मिस्टर हेमल उनके टीचर है, जो कि विशेष रूप से मैं क्यों डरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने मिस्टर हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वो हमें प्रश्न करेंगे, वो हमें पूछेंगे किस बारे में, ऑन पार्टिसिपल्स के बारे में, जो इंग्लिश में पार्टिसिपल्स होते हैं उनके बारे में वो हमसे बात करेंगे, वो हमसे पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो उसका एक शब्द भी, पहला शब्द भी नहीं आता था, मैं जानता नहीं था, इसलिए मैं डरा हुआ था। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, वहाँ से भाग जाने का, कि मैं आज स्कूल ही नहीं जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और मैं अपना पूरा दिन गुजार दूँ आउट ऑफ द डोर्स। यहाँ पे आउट ऑफ द डोर्स का मतलब होता है घर के बाहर, मैं घर से बाहर पूरा दिन गुजार दूँ, क्योंकि वो उसको डर लग रहा था अपने टीचर से। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और यहाँ पे मौसम की बात की गई बच्चों। मौसम के बारे में और समय के बारे में कभी भी कहा जाए तो उस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है बच्चों, इट से होती है। तो यहाँ पे इट का मतलब हो गया उस दिन के मौसम की बात की जा रही है। तो वहाँ का मौसम कैसा था, वहाँ का मौसम था बहुत ज़्यादा वार्म, गर्माहट से भरा था, और सो ब्राइट, और वो खिला हुआ मौसम था, स्वच्छ मौसम था। द बर्ड वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो बर्ड्स जो थे, पक्षी थे, वो चहचहा रहे थे। एट द वुड्स, वुड्स कहते हैं जंगल के किनारे, यानी एज ऑफ द वुड्स, एज कहते हैं किनारा और वुड्स कहते हैं जंगल। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सो मिल, और सो मिल कहते हैं बच्चों यहाँ पे आरा मशीन, जो आरा मशीन होती है, लकड़ी की मशीन, लकड़ी का जो फैक्ट्री होती है, उसके पीछे जो खुला मैदान था, ओपन फील्ड। द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, जो पर्शियन जो सैनिक थे, जिन्होंने यहाँ पे अधिकार कर लिया था, वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग करने का मतलब होता है अभ्यास करना, जो सिपाही अभ्यास करते हैं उसको कहते हैं ड्रिलिंग। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, और यह जो चीज़ थी जो वो ड्रिलिंग कर रहे थे, वो ज़्यादा टेम्पटिंग, यानी कि ज़्यादा आकर्षक लग रही थी मुझे, किसकी तुलना में, पार्टिसिपल्स की तुलना में, जो उसको वहाँ पे स्कूल में पूछे जाने थे। बट आई हैड टू स्ट्रेट टू रेजिस्ट, लेकिन मुझ में रेजिस्ट करने की शक्ति नहीं थी, मतलब शक्ति थी किस बारे में, उसको देखने की, उस ड्रिलिंग को देखने की जो मेरी इच्छा थी, उसको मैंने रेजिस्ट किया, उसका विरोध किया, उसको मैंने नियंत्रित किया, ये क्षमता मेरे में थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और फिर मैं स्कूल की तरफ जल्दी से, तेज गति से निकल गया। हरिड ऑफ का मतलब तेज गति से वहाँ से चला गया। तो बच्चों ये पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा, और इसके अंदर हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े, उन मीनिंग्स के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं, और आप इन मीनिंग्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, हमारा पहला मीनिंग आया था इन ग्रेट डील ऑफ, इसका मतलब होता है अत्यधिक डर में, बहुत ज़्यादा डर में। स्कोल्डिंग का मतलब था फटकार। वुड्स का मतलब क्या बताया था बच्चों, जंगल। सो मिल, ये होती है आरा मशीन। टेम्पटिंग यानी मोहक, आकर्षक, और रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध। ओके बच्चों, इन मीनिंग को आप समझ लिए होंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board.
तो बच्चों जब मैं उस टाउन हॉल के सामने से निकला तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी। क्राउड का मतलब क्या हो गया, भीड़ थी। किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है नोटिस बोर्ड, जिसके ऊपर समाचार लिखे होते हैं, कुछ सूचनाएं लिखी होती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले 2 सालों से हमारी जितनी भी बैड न्यूज़ है, बुरे समाचार है, वो यहीं से आते थे। कहाँ से आते थे बच्चों, बुलेटिन बोर्ड से। वेरी गुड। द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्ध, यानी कि हमें क्या क्या सूचनाएं मिलती है वहाँ से कि हम युद्ध हार गए हैं। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है सेना में सिपाहियों की भर्ती करना। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर होता था, जो अधिकारी होता था सेनाओं का, सैनिकों का, उनके आदेश भी वहीं से हमें मिलते थे। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, और फिर मैंने अपने बारे में अपने स्वयं के मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। वहाँ पे मैं रुका नहीं। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, अब ऐसी कौन सी बात हो सकती है, चूँकि वहाँ पे मैंने भीड़ देखी। ओके बच्चों, इस पैराग्राफ के अंत में जो मीनिंग आए हैं उन मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। तो वो है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब सेना में सैनिकों की भर्ती। बुलेटिन बोर्ड, यहाँ पे आपको बताया सूचना पट हो सकता है, नोटिस बोर्ड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद मैं बहुत तेज गति से, हरीड का मतलब होता है तीव्र गति से, मैं जा रहा था उस तरफ, जितना तेज गति से मैं जा सकता था। यहाँ पे देखिए बच्चों, एज फास्ट एज आया है, जितना तेज मैं चल सकता था। आई कुड गो, मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉकर, तो जो वॉकर है उसका नाम है किसका, ब्लैक स्मिथ का। ब्लैक स्मिथ किसे कहते हैं बच्चों, लोहार, जो लोहे का काम करता है। तो उस ब्लैक स्मिथ वॉकर ने, हु वाज देयर, जो वहाँ पे था, विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कहते हैं शिष्य, अपना सीखने वाला जो व्यक्ति होता है वो उसको कहते हैं प्रशिक्षु, सीखने वाला शिष्य। तो वो अपने शिष्य के साथ था वहाँ पे। रीडिंग द बुलेटिन, वो उस बुलेटिन को पढ़ रहा था, समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर में, उसने मुझे पीछे से बुला करके, कुछ पीछे से आवाज़ दे के क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट। बब का मतलब हो गया यहाँ पे बच्चे, लड़के, इतना तेज गति से मत चलो लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें अभी अपने स्कूल में पहुंचने में प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब हो गया पर्याप्त समय है, तुम इतने लेट नहीं हो रहे हो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो मैंने सोचा ये मेरा मजाक उड़ा रहा होगा क्योंकि मैं पहले से लेट था। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं पहुंच गया हेमल्स के उस छोटे से गार्डन को पार करते हुए, बगीचे को पार करते हुए। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हाँफते हुए, मेरे को सांस चढ़ रही थी लगातार, तो हाँफते हुए मैं वहाँ पे पहुँच गया। तो इस पैराग्राफ के बाद में हमने कौन कौन से मीनिंग देखे बच्चों, एक बार इनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है शिष्य, प्रशिक्षु, जो कुछ सीखता है किसी से तो उसको कहते हैं प्रशिक्षु, अप्रेंटिस। आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हाँफते हुए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं हम। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Okay बच्चों, usually का मतलब होता है सामान्यतया, प्रायः। When the school began, जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बस्टल होता था। बस्टल का मतलब शोर शराबा, हलचल। विच कुड बी हर्ड आउट इन स्ट्रीट, जो कि उस गली के बाहर भी सुना जा सकता था। हर्ड यानी सुना जा सकता था, स्ट्रीट यानी होता है गली। वो कौन कौन सी आवाज़ें होती थी बच्चों, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क जो होती थी बच्चों के बैठने की, उनका खुलना और बंद होना, उनकी आवाज़ें आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और लेसन का रिपीट होना यानी कि किसी पाठ को दोहराना और तेज गति से उनको दोहराना। और यहाँ पे यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में। जब छोटे बच्चे होते हैं तो किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो एक साथ बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, यूनिसन। वेरी लाउड, बहुत तेज गति से आवाज़ में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और फिर जब हम बोलते थे हमारे एक साथ यूनिसन में जो आवाज़ निकलती थी उस समय हमारे जो हाथ होते थे वो हमारे कान पे होते थे ताकि हम उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। जब तेज़ गति से किसी चीज़ को बोला जाता है तो वो चीज़ रट ली जाती है, तो हम अपनी कान पे हाथ रखते हुए उसको अच्छी तरीके से समझ सके, इसके लिए हम उनको तेज़ तेज़ बोलते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर का मतलब हो गया यहाँ पे डंडा, जो स्केल उनके हाथ में होता है, उस डंडे जो टीचर्स के हाथ में होता था, रेपिंग ऑन द टेबल,
टेबल, और वो टेबल पे उसको टकराते थे, टेबल पे उसको मारते थे डंडे को, तो उसकी आवाज़, तो ये सारी आवाज़ें हमें गली के बाहर भी सुनाई देती थी और बहुत शोर शराबा और हलचल रहती थी जब स्कूल शुरू होता था। ये आप सब जानते हो बच्चों कि स्कूल जब शुरू होता है, जब स्टार्टिंग होती है स्कूल की, तो किस प्रकार की हलचल रहती है। ओके, आगे चलते हैं हम। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी। स्टिल का मतलब हो गया शांत, सब कुछ बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो मैं क्या करता था बच्चों, अपनी मेज़ तक जब जाता था तो बिना किसी के देखे, क्योंकि हलचल रहती थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती थी, तो मैं ऐसा करता था कि उस आवाज़ के बीच में से ही चुपचाप अगर लेट होता था तो अपने डेस्क पे चला जाता था। तो यहाँ पे आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क, तो मैं क्या करता था, मेरी डेस्क पे पहुंच जाता था बिना किसी पकड़े जाने के, या कमोशन कहते हैं यहाँ पे हलचल शोर शराबे में, मेरी डेस्क पे विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, लेकिन वो जो दिन था बच्चों वो इतना क्वाइट था, क्वाइट का मतलब हो गया शांत, बिल्कुल हलचल नहीं हो रही थी, सब कुछ चुपचाप था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई संडे की मॉर्निंग हो, जैसे रविवार का दिन होता है, छुट्टी का दिन था, उस दिन क्या होता है, स्कूल के अंदर पूरी तरीके से शांति रहती थी, तो उसी तरीके की शांति मुझे वहाँ पे नज़र आ रही थी। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने अपनी क्लासमेट को देखा, मैंने अपने साथ पढ़ने वालों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे, अपने स्थान पे बैठे हुए थे, एंड मिस्टर हेमल, और उनके जो टीचर है मिस्टर हेमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो क्या कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उनके पास जो था वो आप जानते हो बच्चों, टेरिबल रूलर था, टेरिबल आयरन रूलर, जो लोहे का वो जो डंडा था वो उनके हाथ में था। टेरिबल का मतलब भयानक, डरावना, अंडर हिज आर्म, उनके आर्म के नीचे, उनकी बाह के नीचे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, तो मुझे क्या करना था, मुझे दरवाज़ा खोलना था और अंदर जाना था, प्रवेश करना था, और वो भी बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने, क्योंकि शांति थी तो प्रत्येक व्यक्ति को मैं नज़र आऊँगा। पहले तो मैं ऐसा सोचता था कि शोर शराबे के बीच में चला जाता था मेरे डेस्क पे और किसी को पता भी नहीं चलता था, लेकिन आज तो बिल्कुल शांति थी वहाँ पे, और मुझे पहुँचना था अपनी डेस्क पर बिना किसी के देखे, सबके सामने। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं किस तरीके से डरा हुआ था और मैं कैसा ब्लश्ड था। ब्लश्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, तो मैं बहुत शर्मिंदा भी था, मैं लेट आया, मैं सबकी नज़र में भी आ रहा था और मैं बहुत डरा हुआ भी था। ये आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरी क्या हालत होगी। ओके बच्चों, तो हम इस पैराग्राफ में आए हुए मीनिंग्स को एक बार वापस देख लेते हैं कि कौन कौन सी मीनिंग इसके अंदर आई हुई है। एक ग्रेट बस्टल, इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ी हलचल, शोर शराबा। यूनिसन, एक स्वर में। रेपिंग मतलब होता है खटखटाना। स्टिल का मतलब होता है शांत। काउंटेड ऑन, भरोसा किया। कमोशन, कमोशन का मतलब होता है हलचल, शोर शराबा। ब्लश्ड, इसका मतलब होता है शर्मिंदा, और फ्राइटन मीन्स डरा हुआ। राइट, ओके। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था। मिस्टर हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता के साथ मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। उसका नाम क्या था बच्चों? फ्रेंच। फ्रेंच नहीं, फ्रेंच, उसका नाम था फ्रेंच। तो उसको मिस्टर हेमल ने क्या कहा कि अपनी जगह पे जाओ जल्दी से, लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना भी ये पाठ शुरू करने वाले थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, तो मैं अपनी बेंच के ऊपर चला गया जंप करते हुए, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, अब मैंने इस दरमियान अपने जो फ्राइट थी, फ्राइट का मतलब होता है डर, डर के ऊपर क्या किया बच्चों? कंट्रोल कर लिया था। ओवर माई फ्राइट, लिटिल ओवर यानी थोड़ा सा मैंने अपना नियंत्रण कर लिया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मैंने क्या देखा बच्चों? मैंने ये देखा कि हमारे जो टीचर है उन्होंने पहन रखा है ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक बहुत ही सुंदर हरा कलर का कोट।
हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसकी जो फ्रिल्ड शर्ट है, उनकी जो शर्ट है वो कैसी थी, झालरदार थी। फ्रिल्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर झालर लगी हुई हो। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क केप, और एक काली सी रेशमी सिल्क यानी रेशमी केप उन्होंने पहन रखी थी, छोटी सी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और वो सारी एम्ब्रॉयड हो रखी थी। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई किया हुआ, कसीदा किया हुआ। तो वो जो ड्रेस पहन रखी थी उन्होंने, एक हरा रंग का कोट था और उनकी शर्ट थी वो झालरदार थी, और एक केप पहन रखी थी उन्होंने छोटी सी, जिसका कलर कैसा था, काला था, और वो रेशमी केप थी, और वो एम्ब्रॉयडर्ड थे। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब हो गया कसीदा की हुई। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे, और इन चीज़ों को वो कभी भी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट कहते हैं छोड़ करके, उसके अलावा, किसके अलावा, इंस्पेक्शन जब वो निरीक्षण पे आते थे, एंड प्राइस डे, या हमारे स्कूल में कोई प्राइस डे होता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे, तो विशेष दिन ही वो ये ड्रेस पहनते थे। तो आज हमें लग रहा था कि आज कुछ विशेष दिन है, तो उन्होंने ये ड्रेस पहन रखी थी। नेक्स्ट चलते हैं। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, तो इन सब के अलावा मुझे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज लगी, वहाँ पे सारी चीज़ें मुझे स्ट्रेंज लग रही थी। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, एंड सोलेम का मतलब होता है गंभीर। तो मुझे वहाँ पे सारी चीज़ें क्या लग रही थी बच्चों, अजीब और गंभीर लग रही थी, प्रतीत हो रही थी। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन जो सबसे सरप्राइज वाली जो चीज़ थी वो ये देख करके हुई, मोस्ट का कहते हैं सबसे अधिक, वाज टू सी, ये देख करके ऑन द बैक बेंचेज, पीछे की जो बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा लगभग खाली रहा करती थी। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, वहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए थे, और वो भी क्वाइटली, चुपचाप। किस तरीके से, लाइक आवरसेल्व, हमारी तरीके से, जैसे हम चुपचाप बैठे थे वैसे गांव के लोग बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, वहाँ पे कौन था, एक ओल्ड हॉसर यानी एक बूढ़े व्यक्ति जिनका नाम था हॉसर, विथ हिज 3 कंसर्न हेड, और वो अपनी जो 3 कंसर्न कहते हैं 3 कोनों वाली तिकोनी जो हेड थी, टोपी, वो पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, जो भूतपूर्व मेयर थे वो वहाँ पे बैठे थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो भूतपूर्व पोस्टमास्टर थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड, और इनके अलावा कुछ अतिरिक्त लोग भी बैठे हुए थे, दूसरे लोग भी बैठे रहे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और प्रत्येक व्यक्ति कैसा दिख रहा था, सैड दिख रहा था, उदास दिख रहा था, दुखी दिख रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्बल्ड एट द एज, और हॉजर जो थे, बूढ़े हॉजर, वो अपने साथ क्या लाए थे, एन ओल्ड प्राइमर, एक प्राइमरी की जो अपनी प्रारंभिक जो स्कूल होती है उसकी एक पुरानी सी किताब वो अपने साथ लेके आए थे। थम्बड एट द एज, और वो जो अपने किनारे जो थे उस किताब के, वो किताब के किनारे क्या हो चुके थे, थम्बड हो चुके थे, गंदे हो चुके थे, मैले हो चुके थे। किससे, जब हम उसको पलटते हैं किताब को, जो हमारा अंगूठा लगता है उस अंगूठे के निशान से वो मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो ऐसी किताब उसके पास थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने इसको रख रखा था खोल करके अपनी नीज पे, अपनी घुटनों के ऊपर। विथ इज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, यहाँ पे है बच्चों स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा, एक उनका जो बड़ा चश्मा था उनके साथ, लैंग अक्रॉस द पेजेज, जो कि उन पेजेज के अक्रॉस आर पार रखे हुए पड़े हुआ था उनका चश्मा, वो चश्मा वहाँ पे पड़ा हुआ था। उनके साथ उन्होंने वो किताब खोल रखी थी जो उनके घुटनों पे पड़ी थी। तो इस पैराग्राफ के बाद हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों, ये जान लेते हैं। आइए, फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है डर। फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मीन्स झालरदार। सोलेम, सोलेम यानी गंभीर। प्राइमर यानी जो प्राइमरी की जो पुस्तिका होती है, प्राइमर यानी प्रथम पुस्तिका जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं, वो किताब उनके पास थी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। While I was wondering about it all, और मैं इन सब के बारे में विचार कर ही रहा था, जब मैं ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था। एम हेमल, तो एम हेमल ने माउंटेड ही चेयर, वो अपनी चेयर के ऊपर माउंटेड हो गए। माउंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी जगह लगा देना, उसके ऊपर चढ़ा देना, चढ़ जाना। तो यहाँ पे बताया गया चेयर के ऊपर वो चढ़ गए, यानी कि बैठ गए अपनी कुर्सी पे, एम हेमल। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीरता के साथ, ग्रेव का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे गंभीर, और जेंटल टोन के अंदर एक सभ्य आवाज़, एक विनम्र आवाज़, स्वर में, टोन यानी स्वर, विच ही हैज़ यूज्ड टू मी, जैसा कि उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था। जैसा जब मैं आया था तब उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ पोलाइटली मुझे जिस तरीके से बैठने के लिए कहा था, उसी आवाज़ में वो बोलने लगे। और क्या बोले, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये
हमारा आज का नहीं, हमारा ये आखिरी पार्ट है, लास्ट लेसन है। आई शेल गिव यू, जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो जर्मन बर्लिन से ये ऑर्डर आया है, एक ये आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल है उसमें केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जानी है। बर्लिन टू टीच, पढ़ाई जानी है केवल जर्मन भाषा। तो ऐसा आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो अगला नया जो टीचर है, नया अध्यापक है, वो यहाँ पे कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। अब आपको क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाई जाएगी। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को बड़े अटेंटिवली सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। अटेंटिव यानी ध्यानपूर्वक। तो आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये हमारा लास्ट लेसन है जो कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको जर्मन सिखाई जाएगी, जो कि कल नए टीचर के द्वारा ऐसा किया जाएगा। तो ये बात जैसे उन्होंने कही, व्हाट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो ये जो शब्द थे ये मेरे लिए कैसे लगे थे? थंडर क्लेप के जैसे, यानी कि बिजली की कड़कड़ाहट के समान मेरे को महसूस हुए थे। ओके, आगे चलते हैं हम। ओह द रेचेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह वे दुष्ट लोग, रेचेज का मतलब हो गया बच्चों दुष्ट लोग। यही बात तो थी, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप, यही बात तो थी जो उन्होंने लगाई हुई थी, पुटअप की हुई थी एट द टाउन हॉल। टाउन हॉल के बाहर जो सूचना पड़ता उसके वहाँ पे यही बात तो उन्होंने लगाई हुई थी। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आया और थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ, और उन्होंने उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया? रेचेज, दुष्ट लोग। राइट, ओके बच्चों, आगे हम इन मीनिंग्स को पढ़ते हैं जो इस पैराग्राफ के अंदर आए थे। माउंटेड, माउंटेड का मतलब हो गया चढ़ गया, किसके ऊपर? चेयर के ऊपर। ग्रेव, ग्रेव यानी गंभीर। थंडर क्लेप, इसका मतलब होता है बच्चों बादलों की गरज, और रेचेज का मतलब अभी बताया था आपको दुष्ट लोग। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। अब ये मुझे सारी चीज़ें याद आने लगी कि ये पार्ट जो है मेरा फ्रेंच लेसन का आखिरी पार्ट है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मैं तो अभी तक बहुत मुश्किल से जानता भी नहीं हूँ कि कैसे लिखा जाता है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मुझे तो लिखना भी नहीं आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं आगे अब कुछ सीख भी नहीं पाऊँगा, सीख भी नहीं सकूँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, तो मुझे अब यहीं पे रुक जाना होगा। मस्ट स्टॉप देयर का मतलब मुझे अब यहीं पे रुकना होगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब मैं कितना दुखी था कि मैंने अपने लेसन को लर्न नहीं किया, सीखा नहीं जो मुझे अब तक पढ़ाया गया था, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा लापरवाही करता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और मैं क्या करता था? मैं बर्ड्स एग्स को, पक्षियों के अंडे को सीकिंग करता था, तलाशता था, ढूंढता था। ये काम मेरे से होता था, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं क्या करता था बच्चों? सार पर स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था। स्लाइडिंग कहते हैं फिसलना, फिसलने के लिए चला जाता था। यानी कि मैं पढ़ाई के अलावा दूसरे सारे काम करता था और मैंने पढ़ाई की नहीं है, तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस एज ए वाइल अगो, तो मेरी जो किताबें थी बच्चों, वो जो कुछ समय पहले मुझे क्या लगती थी? न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है मुसीबत लगती थी। जो किताबें मेरे पास थी मुझे कुछ समय पहले, वाई लगो का मतलब कुछ समय पहले, न्यूसेंस लगती थी, मुसीबत लगती थी। सो हैवी टू कैरी, और मुझे ये इसको लाना ले जाना बहुत हैवी लगता था, मुझे इसको उठाकर चलने में भी परेशानी महसूस होती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, तो वो सारी बुक्स उसको याद आ रही। ग्रामर बुक थी, मेरी हिस्ट्री की बुक थी जो कि सेंट के प्रति थी, यानी संतों के इतिहास के बारे में थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मुझे वो कैसी लगने लगी? मेरी बहुत ओल्ड फ्रेंड लगने लगी, मुझे मेरी पुरानी दोस्त मित्र लग रही थी। दैट आई कुडंट गिव अप, जिसे मैं कभी भी छोड़ नहीं सकता था। गिव अप यानी छोड़ लेना, त्याग देना। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल बी द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, उनके मन में ये विचार था कि अब वो वहाँ से जा रहे हैं। आइडिया था दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उनको वापस दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और मुझे उनका जो रूलर है, डंडा है, उसको भूलना होगा। फॉरगेट, मेड मी फॉरगेट, मुझे भूलने के लिए बाध्य करना, मुझे इस चीज़ को भूलना होगा। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और ये भी चीज़ भूलनी होगी कि वो कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी का मतलब होता है सनकी। ओके बच्चों, तो इस पैराग्राफ में कौन कौन सी मीनिंग आए हैं हम जान लेते हैं इसको। देखिए,
सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, स्लाइडिंग, फिसलना। न्यूसेंस का मतलब होता है बच्चों मुसीबत, एंड क्रैंकी मीन्स सनकी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा पुअर मैन। इट वॉज in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. ये बेचारा आदमी, पुअर मैन का मतलब हो गया बेचारा आदमी। इट वाज इन ऑनर, ऑनर कहते हैं सम्मान, ये उनके सम्मान में, उस ऑफ द लास्ट लेसन जो आखिरी पार्ट है, इस आखिरी पार्ट के सम्मान में ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने पहने अपने रविवार के फाइन क्लॉथ्स, फाइन यानी अच्छे वस्त्र यहाँ पे पहने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझ पाया कि क्यों गांव के जो ओल्ड मैन है, उस विलेज के जो बूढ़े लोग हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए थे, सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, इस कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए। अब मेरे समझ में आया, इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, दे वर सॉरी, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वो इस बात से दुखी थे कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज ड्यूटी फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस। तो ये उनका तरीका था, यहाँ आकर के वो थैंक यू करना चाहते थे, थैंकिंग करना चाहते थे, धन्यवाद देना चाहते थे आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को, हमारे टीचर को, फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी जो फेथफुल सर्विस है, उनकी जो विश्वसनीय या निष्ठापूर्ण जो सेवा है 40 ईयर 40 साल की, उसके लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और वो अपना रेस्पेक्ट भी दिखाना चाहते थे, सम्मान भी दिखाना चाहते थे, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जो कि अब हमारा नहीं रह गया है, उस देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, जो देश हमारा नहीं रह गया क्योंकि हम हार चुके थे। और उन्होंने 40 साल तक निष्ठापूर्ण सेवा की थी हमारे टीचर ने, तो उनको धन्यवाद देने का ये एक अवसर था, इसलिए वहाँ पे गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। ओके बच्चों, ये स्टोरी यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को दिखाएं, और इसके जो मीनिंग आई हुई है इस लेसन के अंदर, जो कि पैराग्राफ के लास्ट में आपको अलग अलग लिखवाए गए हैं, बताए गए हैं, उनको आप कॉपी में नोट डाउन करें। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, थैंक यू।